Hello everyone. Today I will teach you about the British arrival in India. भारत में ब्रितानी कैसे आए, ब्रिटिशर्स कैसे आए, कहाँ कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया, कौन से बैटल उन्होंने लड़े, इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये लेक्चर भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इसको समझने के बाद आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे बेसिक्स पॉइंट्स को समझ सकते हैं और इसके बाद आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में एक अपना बेसिक कमांड, एक अच्छे लेवल पे जो आपको कमांड होनी चाहिए हिस्ट्री की, वो बना सकते हैं। तो ये चैप्टर इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक चैप्टर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया। तो ब्रिटिश अराइवल इन इंडिया को समझने से पहले मैंने यहाँ पर वर्ल्ड मैप लिया है, उसका एक सेगमेंट लिया है, जो विश्व मानचित्र है उसका एक जो है भाग लिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है कि आप इसको समझ सकें। यहाँ पर है यूके। प्रेजेंट टाइम में जो कंट्री यूके के नाम से जानी जाती है वही हमारा यूके एक यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें ये यहाँ से अपर वाला जो पोर्शन है ये स्कॉटलैंड होता था पहले, और इससे जो नीचे वाला है ये इंग्लैंड होता था। और यहाँ पर ये जो आयरलैंड है इसका कुछ हिस्सा जिसे हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, तो यहाँ से अपर नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो यूके है, यूके ये तीन जो है पुराने किंगडम थे, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये आते थे। इन तीनों को प्रेजेंट टाइम में कंबाइंड रूप से हम यूके बोलते हैं। यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा जो है मिला करके एक यूके बनता है। और ये यहाँ पे इसलिए मैप में लगाता हूँ कभी भी हिस्ट्री में कि आप सभी सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सके, आप ये समझ सकें कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे लोकेशन है। यहाँ पर इंडिया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर हमारा जो है ये यूके लाई करता है। यूके आपका किस ओशियन के अराउंड है? अटलांटिक ओशियन का जो नॉर्दर्न भाग है। और ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, ये वाला पोर्शन हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट कहलाता है। इसका हिस्सा है यूके में ही इंग्लैंड है, वहीं से ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। तो ये हमारा यहाँ पे मैप का ये टुकड़ा लाने का पर्पज ये था कि आप इसकी लोकेशन को समझ सकें कि यहाँ से ब्रितानी यानी कि ब्रिटिशर्स आए कहाँ पर? इंडिया में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि जो इंग्लिश की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में आगे चल के ये भी बोलेंगे EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1599 में स्थापित हुई। किसने की थी? एक ग्रुप था, मर्चेंट ऑफ लंदन, जो लंदन के जो व्यापारी थे उनका एक जो ग्रुप था, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में स्थापना की। जैसे 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 AD में जो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की एलिजाबेथ फर्स्ट, जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने रॉयल चार्टर एक जो है अपना दस्तावेज इशू किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे व्यापारियों के एक समूह ने स्थापित किया था उसको प्रमाणित करता था, यानी कि उसको सर्टिफाइड करता था कि ये हमारे इंग्लैंड से ईस्ट इंडीज की तरफ व्यापार करने वाली एक प्रमाणित कंपनी है। तो उन्हें 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर मिल गया, किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। द कंपनी वेंट ऑन टू कॉलोनाइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने अपनी कॉलोनीज लगाना स्टार्ट किया। और जो ये चार्टर मिला था कंपनी को, ये प्रारंभ में 15 ईयर्स के लिए मिला था,
15 साल के लिए मिला था। और ये जो कंपनी थी ये व्यापार करती थी कॉटन का, सूती वस्त्र का, इंडिगो जो हमारी नील की खेती करवाते थे ये लोग, इंडिगो डाई, सिल्क है, साल्ट पीटर है। साल्ट पीटर, ओपियम, टी। जो साल्ट पीटर है ये गन पाउडर में यूज होता है। साल्ट पीटर जो है वो इसका क्या होता है, गन का जो पाउडर बनता है उसमें यूज किया जाता है। इन 1608 में जो इंग्लैंड से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसने विलियम हॉकिंस नाम का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव था उनका, उसे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में भेजा था। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आया है कि जो विलियम हॉकिंस आया था या इनका एक दूसरा आया था जिसका नाम था थॉमस रो, जिसे आप यहां पे देखेंगे ये थॉमस रो। तो ये थॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये दो इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव। तो आपका आंसर होगा कि विलियम हॉकिंस आया 1608 में और 1615 में आया है थॉमस रो। और इसके आगे क्वेश्चन ये है कि ये कहां आए थे, यानी कि जो जहांगीर था वो कहां बैठता था। तो जहांगीर के समय में मुगल एम्परर की जो कैपिटल थी वो क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर की जो कैपिटल थी वो आगरा थी। मतलब ये कहां आया था विलियम हॉकिंस, आगरा आया था। तो 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया अपना जो है परमिशन लेने के लिए कि हम इंडिया में अपनी फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। तो जो जहांगीर ने परमिशन दी उसने कहा कि आप सूरत में जो गुजरात में है वहां पर और वेस्टर्न कोस्ट पर। वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया, इसका जो ये वाला हिस्सा है जो हमारा अराबियन सी है, इधर हमारा अरब सागर है, अरब सागर के साइड का जो ये हिस्सा है हमारा, इसे बोला जाता है वेस्टर्न कोस्ट, जिसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल की साइड है और वेस्टर्न कोस्ट अराबियन सी की तरफ है। तो जो जहांगीर ने परमिशन दी वो सूरत में और वेस्टर्न कोस्ट पर लगाने की इजाजत दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट हैप्पी। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है ये बहुत सकरा है, इसका जो ढाल है वो तीव्र ढाल है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो नर्मदा और तापी रिवर्स हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है, जिसे ज्वार नद बोलते हैं, क्योंकि वहां पर तीव्र ढाल होने की वजह से नदियों का पानी डायरेक्ट समुद्र में गिरता है बहुत तेजी से, और क्योंकि वहां सकरा है इसलिए उस कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट में फैक्ट्री स्थापित करना, व्यापार लगाना, बढ़ाना थोड़ा बड़ा नैरो है क्योंकि जगह वहां पर कम है। इसलिए जो विलियम हॉकिंस था उसने ट्राई किया था कि हमको ईस्टर्न कोस्ट पर भी इजाजत मिल जाए, परमिशन मिल जाए, लेकिन जहांगीर ने उसको जो इजाजत दी थी, परमिशन दी थी, वो सूरत और वेस्टर्न कोस्ट में दी थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC हैप्पी नहीं थी, मतलब खुश नहीं थी। उसका जो ख्वाब था, जो सपना था कि मुझे वेस्टर्न कोस्ट पर तो एस्टेब्लिशमेंट करने को मिले ही और ईस्टर्न कोस्ट पर भी मिले, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट क्या है, विस्तृत है, वहां पे बड़ा एरिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि इन्होंने अपनी सूरत में ही लगानी चाहिए क्योंकि इजाजत हमको सूरत में ही मिली थी। लेकिन जैसा आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पहले इंडिया में पुर्तगाली स्थापित हुए, तो पुर्तगालियों ने वहां पर सूरत में ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू कर दिया और उन लोगों के बीच आपसी झगड़े होने लगे, इसलिए इनकी जो फैक्ट्री है वो सूरत में भी स्थापित नहीं हो पाई। तब इन्होंने क्या काम किया कि ये 1611 में मसूलीपट्टनम आपको बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण जो लोकेशंस हैं इंडिया की, जब यूरोपियन अराइवल हुआ तो जहां जहां फैक्ट्री स्थापित हुई
उनका एक डायग्राम दिया था, एक मैप दिया था जिसमें सिटीज का वर्णन हुआ था, उसमें मसूलीपट्टनम आया था। याद रखना ये मसूलीपट्टनम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। हर बार मसूलीपट्टनम का जिक्र होगा क्योंकि यहां पे सभी लोग आए। तो जब ब्रिटिशर्स की कंपनी सूरत में स्थापित नहीं हो पाई क्योंकि पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया, तो ये लोग जा करके मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1611 में स्थापित किए। परंतु इनकी ये टेम्परेरी फैक्ट्री थी क्योंकि जहांगीर ने ईस्टर्न कोस्ट पर इजाजत नहीं दी थी और आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी घाट पर पड़ता है, तो मसूलीपट्टनम भी पूर्वी घाट पर ही पड़ेगा। तो यहां पर ये टेम्परेरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंग्रेजों की दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहां लगी, तब उसका आंसर मसूलीपट्टनम होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिशर्स की इंडिया में पहली फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री कहां लगी, तो वो सूरत ही होता है क्योंकि ये जो फैक्ट्री लगी थी ये टेम्परेरी थी और ये 1611 में लगी थी। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज थे, इनके बीच में एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली, एक बैटल जो है बैटल ऑफ सगोली के नाम से भी जाना जाता है, जो अंग्रेजों और नेपालियों के बीच हुआ था, बैटल ऑफ सगोली। तो सगोली और स्वाली ये दो डिफरेंट नाम है। बैटल ऑफ स्वाली जो है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था 1612 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिली, उनकी जीत हुई और उनका जो पावर है उभर करके वो आए। तब इन्होंने 1612 के बाद 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री स्थापित की। तो सूरत में बैटल ऑफ स्वाली के बाद 1613 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री स्थापित हुई। इन 1615 ये हमारी जो फैक्ट्री स्थापित हुई है ये 1613 में हुई है। अब इन्होंने फिर से, ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर में अपना रिप्रेजेंटेटिव फिर से भेजा ताकि हमको ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी घाट पर भी फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल जाए। तो सर थॉमस रो 1615 में जेम्स किंग जो ब्रिटेन का राजा था उसके द्वारा फिर से भेजा गया रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और थॉमस रो इस बार सक्सेस हो गया क्योंकि जहांगीर ने अब इस बार क्या किया कि उन्हें फैक्ट्री इन ईस्टर्न कोस्ट, उन्होंने कहा कि आप पूर्वी घाट पर भी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तब अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने अपनी ईस्टर्न कोस्ट पर, जो कि कलकत्ता और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस वाले एरिया में भी फैक्ट्रियां लगाना स्थापित कर दिया। उसी के क्रम में इन्होंने एक 1651 में हुगली रिवर, जो कि आप जानते हो वेस्ट बंगाल की काफी फेमस रिवर है हुगली रिवर, इसी हुगली रिवर पर आपका हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, तो वहां पर इन्होंने अपनी 1651 में एक फैक्ट्री स्थापित की। इसी के आगे चलने पर 1662 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय की मैरिज हुई, और किसके साथ हुई, जो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन जो है पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी, इसकी शादी ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई, जिसमें पुर्तगालियों ने मुंबई को, जिसे बॉम्बे बोला जाता था उस समय, बॉम्बे को दहेज डाउरी के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। यही वो स्टेप था जहां से पुर्तगालियों ने इंडिया में स्ट्रेटजिक रूप से कहा जाए तो अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा जो है सी पोर्ट है, वहां से जो है समुद्री व्यापार होता है, तो उसको उन्होंने अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। तो आपको याद रखना है कि जो कैथरीन थी पुर्तगाली राजकुमारी, इसकी शादी किससे हुई थी, चार्ल्स द्वितीय से हुई थी। और इस शादी में क्या हुआ था, इस शादी में बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया गया था, जिसे 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय अपने राजकुमार से लीज पर ले लिया व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजों की पुर्तगालियों के ऊपर डोमिनेंस स्थापित हो गई। और पुर्तगालियों के पास क्या बचा, गोवा बचा, दमन और दीव, जो कि हमने आपको पुर्तगालियों के चैप्टर में पढ़ाया था कि गोवा बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर रहा है पुर्तगालियों का, क्योंकि इनके पास मुख्यतः गोवा, दमन और दीव ही बचा था
पुर्तगालियों के पास, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय की शादी में जो मुंबई दे दिया था तो मुंबई तो अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मुंबई की स्थापना किसने की, हु एस्टैब्लिश्ड या हु फाउंडेड द सिटी नॉन एज मुंबई। तो इसका आंसर है गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार जो है सेकंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का एक गवर्नर था, उसने जो है बॉम्बे सिटी की स्थापना की। तो आपका आंसर है गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार ने मुंबई सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट, इन 1698 1698 में क्या हुआ, ईआईसी, ईआईसी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में उसको बोलते हैं ईआईसी, गॉट जमींदारी ऑफ द विलेज कालीकता, गोविंदपुरी, सुतानती। ये 3 गांव थे, कालीकता, गोविंदपुरी और सुतानती, जो कि बंगाल में थे। तो इस जगह की इन्होंने 1698 में जमींदारी प्राप्त कर ली और यहां पर फोर्ट विलियम बनाया। कहां पर फोर्ट विलियम बनाया, इन तीनों गांवों के आसपास के एरिया में, कालीकता, गोविंदपुरी और सुतानती। ये तीनों गांव मिलकर के प्रेजेंट टाइम में कोलकाता सिटी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कोलकाता शहर कैसे बना, तो 3 गांव मिलकर के बना है, कालीकता, गोविंदपुरी और सुतानती। इनको मिला करके अंग्रेजों ने एक वहां पर किला टाइप का बनाया, फोर्ट विलियम, बहुत फेमस है। पूछा जाता कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है कोलकाता में। और ये तीनों गांव इकट्ठे हो गए वहां पर, जो है पूरा एक सिटी में बदल गए, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है कि हु एस्टैब्लिश्ड हु फाउंडेड द सिटी नॉन एज कोलकाता। आंसर है जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने कोलकाता सिटी की स्थापना की। आगे चलते हैं तो ईस्ट इंडिया एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन 1619 में सूरत में बनाया था इन्होंने, मद्रास में 1639 में और 1668 में बॉम्बे, जो कि हमने बताया था लीज पर ले लिया था। कलकत्ता में इनका 1690 में हो गया। और द चीफ फैक्ट्री, इनकी 3 मुख्य फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, जो कि आपका जो है मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है, तो आपका आंसर है चेन्नई। चेन्नई को उस समय मद्रास बोला जाता था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है, मद्रास में है, या हम कह सकते हैं चेन्नई में है। फोर्ट विलियम बंगाल यानी कि कलकत्ता में है। और मुंबई में भी एक बहुत बड़ा इनका वो है, जिसका नाम है मैनोर हाउस बॉम्बे कैसल। बॉम्बे कैसल के नाम से मैनोर हाउस में एक बड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट है। कहां पर, मुंबई में। तो इनके 3 मुख्य वो हो गए, एक कलकत्ता सिटी हो गया, एक मद्रास हो गया और एक मुंबई हो गया। आगे चल करके आप ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों में अपने अलग अलग गवर्नर ये नियुक्त करते थे, जिसका बाद में नाम गवर्नर जनरल हो गया। और फिर वही जो बंगाल वाला गवर्नर जनरल था, कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, वो बाद में वायसराय में बदल गया। ठीक है, तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर एक आगे क्या होता है कि जो दस्तक है, एक दस्तक इशू हुआ। ये दस्तक क्या था, ये ट्रेड परमिट था, मतलब व्यापार करने के लिए एक अनुमति देने वाला दस्तावेज था, जिसे 1717 में इशू किया गया। किसके द्वारा किया गया, फर्रुखसियर के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि दस्तक कब इशू हुआ था या कब जारी किया गया था, तो दस्तक यह था 1717 में इशू हुआ था। कौन से मुगल बादशाह ने इशू किया था, उसका नाम है फर्रुखसियर। तो यह दस्तक इशू क्यों किया गया था, दस्तक इशू इसलिए किया गया था कि जो जहांगीर ने अनुमति दी थी, तो अंग्रेजों ने अपनी जो पहले अनुमतियां प्राप्त की थी उसको पुनः प्रमाणित करवाने के लिए फर्रुखसियर से दोबारा एक परमिशन ऑर्डर इशू करवाया था। तो आपको बताना है कि 1717 में दस्तक जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया, फर्रुखसियर के द्वारा किया गया। इस दस्तक में था क्या, इस दस्तक में यह था कि जो अंग्रेज थे वो बंगाल में जो कस्टम लगता था, व्यापार के लिए जो टैक्स लगता था, उससे उन्हें मुक्त कर दिया गया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंटाइटल्ड टू ट्रेड इन बंगाल विथआउट पेइंग, बिना किसी टैक्स के, नॉर्मल कस्टम ड्यूटी, बिना किसी कस्टम ड्यूटी के दिए बंगाल में वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे, उन्हें अनुमति मिल गई थी। किसके द्वारा, दस्तक के द्वारा। किसने जारी किया,
फर्रुखसियर ने जारी किया। फर्रुखसियर कौन था? मुगल बादशाह था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमने यहां पर एक टेबल लगाई है। इस टेबल में मुगल बादशाहों की जो है लिस्ट दी हुई है। तो ये क्यों हमने यहां पे लगाई है? क्योंकि आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो बीच बीच में मुगल बादशाहों के नाम आते रहेंगे, क्योंकि जो मुगलों का शासन है वो अंतिम तरीके से, जो लास्ट मुगल शासक है वो बहादुर शाह द्वितीय है, जो कि 1857 में जो है क्रांति में समाप्त हुआ था इसका पद। और इसको जो है म्यांमार, जहां पर एक जगह है रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को। तो यहां पर ये हमने मुगल बादशाह को दो लिस्ट में बदल दिया है। लिस्ट ऑफ ग्रेट मुगल में हमारे 6 शासक आते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये 6 ग्रेट मुगल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो इंडिया में कमांड थी, जो इनकी सैनिक पावर थी, जो पॉलिटिकल पावर थी, जो इनकी सोसाइटल कमांड थी, पकड़ थी, वो मजबूत थी। तो इसलिए इन्हें ग्रेट मुगल बोलते हैं। और जो बाद के मुगल हैं उन्हें हम लोग लेटर मुगल बोलते हैं या वीक मुगल बोलते हैं, कमजोर मुगल शासक बोलते हैं। तो कमजोर मुगल शासक की लिस्ट जो है बच्चों को जल्दी नहीं मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई है। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर। इसी फर्रुखसियर का जिक्र हुआ है जो कि 1713 से 1719 तक शासक रहा है। और हमने यहाँ पे देखा था कि जो दस्तक है ये 1717 में जारी कर रहा है। तो फर्रुखसियर का यहाँ पर नाम आया है। फिर इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका एक लंबा शासन चला है 1719 से 1748 के बीच। फिर हमारा एक शासक आएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जा करके 1765 में, जब बक्सर का युद्ध होगा 1764 में, तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि कौन करेगा? शाह आलम द्वितीय करेगा। तो शाह आलम द्वितीय महत्वपूर्ण शासक है मुगलों का। और फिर इसके बाद लास्ट में 1857 की जब क्रांति होगी तो उसमें बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करेगा। तो इस तरीके से हमने सभी स्लाइड को पढ़ा। और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। 1600 में एलिजाबेथ से उसे अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई। फिर इन्होंने 1608 में विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी घाट में स्थापित करने की अनुमति दी। और यह विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में गया था, जो कि जहांगीर आगरा में था, क्योंकि उस समय कैपिटल आगरा थी। इनकी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनी। फिर उसके बाद जो परमानेंट पहली फैक्ट्री बनी वो 1613 में सूरत में बनी। फिर बैटल ऑफ स्वाली हुआ जो कि 1612 में हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए और पुर्तगाली हार गए। फिर हमने पढ़ा कि 1615 में थॉमस रो फिर से जो है दूसरा रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर के दरबार में गया, जिसने अनुमति प्राप्त कर ली कि अब हम ईस्टर्न कोस्ट पर भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हैं, यानी कि पूर्वी घाट पर भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फिर 1651 में हुगली, जो कि बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण रिवर है, उस पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी होती है, जिसकी दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई शहर पुर्तगाली दे देते हैं। और चार्ल्स द्वितीय से ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में मुंबई ले लेती है। फिर इसमें क्वेश्चन है कि मुंबई की स्थापना किसने की? तो गेराल्ड अंगियार ने की। फिर 1698 में इनको जमींदारी मिल गई कालीकता, गोविंदपुरी, सुतानती। यहाँ पर इन्होंने एक फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। और जो ये तीनों गांव थे, विलेजेस थे, इन तीनों विलेज धीरे धीरे बदल गए एक सिटी में जिसको कलकत्ता कहा जाता है इस समय। और फिर क्वेश्चन है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर है जॉब चार्नक ने की। फिर इनके जो है 3 मुख्य सेंटर बन गए, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। मद्रास का एक है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थापित है? तो मद्रास में। फिर 1717 में एक दस्तक जारी किया फर्रुखसियर ने, जिसमें इन्हें जो है बंगाल के एरिया में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फिर यहाँ पर
जो है मुगल के रूलर्स के जो लिस्ट है उसका नाम दिया गया है। इस लिस्ट को दो भागों में बांटा गया है, ग्रेट मुगल और लेटर मुगल। ग्रेट मुगल 6 हैं और लेटर मुगल कई सारे हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अंग्रेज़ों की जो एंट्री हुई है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको आपको दिखाया है। अब इसके बाद जो इंडिया में अंग्रेज़ों के जैसे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, 1857 की क्रांति होती है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित होती है, फिर आपका जो है स्वराज आंदोलन चलता है, नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन आता है, मूवमेंट आता है, फिर जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आता है। तो इस तरीके से ये इसका एक क्रम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन वर्ल्ड मैप पर बनते हैं उसको दिखाऊंगा, क्योंकि हम जीएस को सभी सब्जेक्ट को एक साथ कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड मैप है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको लाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल से लगातार कंटिन्यूअस जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए और इससे आपको लगातार जो है फ़ायदा मिलेगा, लगातार बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी जो है इम्प्रूव होगी और आपके मार्क्स बढ़ना स्टार्ट होंगे। और धन्यवाद।